एनसीईआरटी हिस्ट्री। अब हम लोगों ने पढ़ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य का काल पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मौर्य काल, लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व। ठीक है। भूमिका क्या है इसकी? मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, क्षेत्रीय और विदेशी शक्तियों का उदय होने लगा, राजनीतिक विखंडन होने लगा, व्यापार कला सिक्का प्रणाली और धर्म में बड़ा परिवर्तन हो गया। यह काल संक्रमण काल, ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है। शुंग वंश, शुंगा डायनेस्टी आई। इनका उदय जो था, इनके संस्थापक कौन से थे? तो पुष्यमित्र शुंग। काल 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र। घटना अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या। स्रोत क्या है? बाण भट्ट हर्ष रचित में स्रोत जो है हर्ष रचित, पतंजलि महाभाष्य, दिव्या वादन। पुष्यमित्र शुंग। उपलब्धियां: यज्ञ पुनरुत्थान किया, अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया, यवन आक्रमणों को रोका, विदिशा साकेत छत्र। बौद्ध विरोधी क्यों थे? क्योंकि दिव्या आहन में बिहार तोड़ने का उल्लेख है, परंतु भारतूहूप स्तूप का निर्माण शुंग काल में ही है। ठीक है। बैलेंस उसमें व्यू लिखना जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है। इसलिए कि वो बोल रहा है कि तोड़ा गया है, लेकिन नहीं, तोड़ा नहीं गया उसमें। फिर भारूहूप स्तूप का निर्माण शुंग काल में ही हुआ था। ठीक है। अब प्रशासन कैसा था? मौर्य जैसी केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, सामंतवाद के बीच थे, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था। कला और संस्कृति कैसी थी? शुंग काल की विशेषताएं जो थी वो भारतहूत स्तूप, सांची स्तूप का विस्तार हुआ, लोक जीवन के दृश्य थे, जातक कथाएं, शुंग वस्त्र, भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ था शुंग काल में। पतन जो था वो आंतरिक संघर्ष के कारण पतन हो गया, कमजोर उत्तराधिकारी जो था वो कमजोर था, और कड़वों के द्वारा सत्ता हड़पना। ये जो शुंग थे ना, इनसे कड़वों ने सत्ता हड़प लिया। कड़वों के द्वारा सत्ता हड़पना। कण्व वंश, कण्वा डायनेस्टी। परिचय क्या था? संस्थापक वासुदेव कण्व। काल 43 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व। शुंगों के अमात्य थे ये लोग। कौन से? शुंगों के अमात्य। विशेषताएं क्या है इसकी? कि अत्यंत अकाल्पिक थे ये लोग, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, राजनीतिक अस्थिरता थी। पतन सातवाहनों द्वारा समाप्त, इनको सातवाहनों ने समाप्त कर लिया। यूपीएससी में कर्ण वंश से डायरेक्ट प्रश्न, लेकिन ट्रांजिशन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सातवाहन वंश डायनेस्टी। संस्थापक इनके कौन थे? तो सिमुक। काल कौन सा था? फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, थर्ड सेंचुरी सीई। क्षेत्र दक्कन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। स्रोत कहाँ से मिलता है? तो नासिक, नाणेघाट अभिलेख, पेरीप्लिस और पिलनी। प्रमुख शासक कौन से इनके थे? पहले थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। शक क्षत्रपों को हराया, स्वयं को एक ब्राह्मण कहा। ठीक है। मातृ नाम परंपरा गौतमी, यहाँ पे गौतमी इनके नाम में लगा होता है, इनकी मातृ नाम परंपरा थी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुपामी, इनका वशिष्ठी पुत्र पुल्लुपामी था। रोमन व्यापार का उत्कर्ष हुआ था। प्रशासन कैसा था? तो राजा प्लस अमात्य का प्रांतीय शासन। ठीक है। भूमि अनुदान की शुरुआत हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था थे कृषि प्लस व्यापार। रोमन साम्राज्य से व्यापार होने लगा था। सिक्के जो थे सीसा और तांबा के बन रहे थे, सीसा और तांबा के अर्थव्यवस्था में ऐसा। फिर धर्म में ब्राह्मण प्लस बौद्ध दोनों का इन्होंने संरक्षण किया। अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूप मिलता है। ठीक है ना। कला में अमरावती किला को बनवाया। अंति अलंकृत, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और अलंकृत है। गतिशील आकृतियां हुई, बौद्ध विषय बना। इंडो ग्रीक। ठीक है। परिचय: सिकंदर के बाद यूनानी, फिर उत्तर पश्चिमी भारत, इन सारी चीजों में। मोन्डार मिलिंद, जिसको मेंडार मिलिंद कहा जाता है, राजधानी साकल। बौद्ध भिक्षुक नागसेन से संवाद के द्वारा ग्रंथ मिलिंद पंथों में जिन्होंने बात किया था उनसे, उन सभी चीजों को उसमें जिक्र किया है ग्रंथ मिलिंद पंथों में। इनका जिनका नाम मेनांडर मिलिंद था, उसमें उस ग्रंथ में इन्होंने जो बुद्ध से सवाल पूछे उनके जो जवाब हुए थे, तो मिलिंद उसमें जिक्र किया गया है। योगदान: स्वर्ण के सिक्के, यथार्थवादी मूर्तिकला, द्विभाषी सिक्के। शक जो थे साइंटिस्ट। परिचय क्या थे? मध्य एशिया से आए थे और पश्चिमी भारत में। रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत का प्रथम राजकीय प्रयोग, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया। प्रशासन जो थी वो छत्र प्रणाली और प्रांतीय शासन। फिर आ गया कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। ये यूएझी जनजाति थी इनका। उत्तर भारत प्लस मध्य एशिया में इनका उदय हुआ। फिर कनिष्क महानतम शासक थे। राजधानी पुरुषपुर। शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है। धर्म, बौद्ध धर्म का इन्होंने संरक्षण किया। चतुर्थ बौद्धि संगति, कुंडल वन कश्मीर में। महायुन बौद्ध धर्म का विकास हुआ। कला इनका क्या था? तो गांधार कला, यूनानी इन पे प्रभाव था इनकी कलाओं में। पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनी, पत्थर की मूर्तियां बनने लगी। व्यापार जो था सिल्क रूट का नियंत्रण हो गया। रोमन, चीन, ईरान से व्यापार चालू हो गया।
गया। साहित्य इन लोग में अश्वघोष, बुद्ध चरित और सैद्धानंद है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, फॉरेन इंट्रोडक्शन, कल्चरल सिंथेसिस, महायान बुद्धिज्म, इंडो रोमन ट्रेड, ठीक है। वाण भट्ट, पतंजलि, अश्वघोष, प्लिनी, पेरिपल्स, मिलिंद पनो जो वो डिस्कशन कर रहे थे बातों में, तो उनके किताब में लिखा हुआ था पूरा। जो चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, अब इसका हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर मौर्य काल को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? कि जो उत्तर मौर्य काल के को मौर्य काल के बाद जो का पीरियड आता है ना, उत्तर मौर्य काल, पोस्ट मौर्य को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन 185 ईसा पूर्व के बाद से गुप्त काल के उदय तक का सफर उत्तर मौर्य काल कहा जाता है, जिसे भारतीय इतिहास का संक्रमण काल, ट्रांजिशनल फेज माना जाता है। इस काल में एक और जहां मौर्यकालीन केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कमजोर हुई, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय और विदेशी शक्तियों का उदय हुआ। राजनीतिक दृष्टि से शुंग, कड़व, सातवाहन जैसे देसी वंशों के साथ साथ इंडो ग्रीक, शक और कुषाण जैसे विदेशी शासकों का प्रभाव बढ़ा। आर्थिक रूप से कृषि के साथ साथ व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय, यूनानी, ईरानी परंपराओं का समन्वय हुआ, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण गंधार कला है, ठीक है। धार्मिक रूप से वैदिक धर्म का पुनरुत्थान उत्थान हुआ, साथ ही बौद्ध धर्म का महायान स्वरूप विकसित हुआ। इस प्रकार यह काल प्राचीन और शास्त्रीय भारत के बीच सेतु का कार्य करता है। शुंग वंश की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। उसकी धार्मिक नीति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। एक ओर उसे ब्राह्मण धर्म का संरक्षक माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बौद्ध ग्रंथ उसे बौद्ध विरोधी बताते हैं। दिव्यावादन जैसे बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट कराया और भिक्षुकों की हत्या कराई, परंतु इस मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी काल में भारहुत जैस और सांची स्तूपों का विस्तार हुआ। जो बौद्ध संरचनाएं थी, पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान का प्रतीक है। पतंजलि के महाभाष्य से भी ब्राह्मण धर्म के संरक्षण की पुष्टि होती है। शुंग काल में ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा हुई। इस प्रकार शुंगों की धार्मिक नीति को कट्टर बौद्ध विरोधी नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना और धार्मिक सहिष्णुता का मिश्रित रूप माना जाता है। कनिष्क के शासन काल के महत्व की विवेचना कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क को उत्तर मौर्य काल का महानतम शासक माना जाता है। उसके शासन काल लगभग 78 से 102 ईसा पूर्व में राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। धार्मिक क्षेत्र में कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और कुंडलवन, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित करवाई, जिससे महायान बौद्ध धर्म को व्यवस्थित किया गया और अश्वघोष जैसे विद्वान उनके दरबार में थे। कला के क्षेत्र में गंधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें पहली बार बुद्ध की मानव आकृति बनाई गई। यह भारतीय और यूनानी कला का अद्भुत समन्वय था। आर्थिक रूप से कनिष्क के शासन में सिल्क रूट के माध्यम से रोमन, चीनी और मध्य एशियाई व्यापार फला फूला, जिसके स्वर्ण सिक्के उच्च गुणवत्ता के थे। राजनीतिक रूप से कनिष्क ने भारत को मध्य एशिया से जोड़ा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार कनिष्क का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। कौन सा युग शुंगकालीन स्तूप है? तो भारहुत, ठीक है। मिलिंदों का ग्रंथ किससे है? तो मेनांडर के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के द्वारा? तो रुद्रमन। महायान बौद्ध धर्म का संस्थापक कनिष्क। अब है वन पेज रिवीजन रेडी एग्जाम कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर मौर्य काल, काल 185 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा। विशेषज्ञता, राजनीति विखंडन, सांस्कृतिक समन्वय। प्रमुख वंश शुंग, पुष्यमित्र, कणव, वासुदेव। शातवाहन, गौतमी पुत्र, इंडो ग्रीक, मेनांडर, शक, रुद्रदमन, कुषाण, कनिष्क। ये प्रमुख वंश हैं जो कि मौर्य पोस्ट उत्तर मतलब कि मौर्यन के बाद आए थे, ठीक है। शुंग आए थे जिनके कि पुष्यमित्र स्थापित किए थे। उसके बाद गढ़ आए थे, वासुदेव, सातवाहन, गौतमीपुत्र, इंडो ग्रीक, मेनांडर, शक्र, रुद्रदामन, कुषाण, कनिष्क। कला क्या था? तो शुंग ने भारहुत साची कला बनवाई, सातवाहन ने अमरावती बनाया, कुषाण ने गंधार बनाया। धर्म जो था वैदिक पुनरुत्थान, महायान बौद्ध धर्म, साहित्य अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, मिलिंद पनो, महाभाष्य, पतंजलि। महाभाष्य ने कौन सा ग्रंथ रचा? तो थोड़े से और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उत्तर मौर्य काल में विदेशी आक्रमणों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डालिए।
मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में इंडो ग्रीक शक और कुषाण जैसे विदेशी शासकों का आगमन हुआ। इन विदेशी शक्तियों ने न केवल राजनीतिक प्रवाह ही नहीं डाला बल्कि भारतीय सांस्कृतिक कला और अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया। सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय यूनान और ईरानी परंपराओं का समन्वय हुआ। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गांधार कला की शैली जिसमें यूनानी अर्थवाद और भारतीय आध्यात्मिकता का मिश्रण दिखाई देता है। इस काल में पहली बार युद्ध की मानव आकृति का निर्माण हुआ। धार्मिक क्षेत्र में कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। विदेशी शासकों ने भारतीय धर्म को अपनाया, जैसे मेनांडर का बौद्ध धर्म से प्रभावित होना। आर्थिक रूप से विदेशी शासकों ने सिक्का प्रणाली को विकसित किया और भारत को रोमन साम्राज्य तथा मध्य एशिया से जोड़ा। सिल्क रूट के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फला फूला। इस प्रकार विदेशी आक्रमण केवल विध्वंसकारी नहीं थे बल्कि उन्होंने भारतीय सभ्यता को अधिक समृद्ध और बहुआयामी बनाया। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। उसका साम्राज्य भारत, मध्य एशिया और चीन तक विस्तृत था। धार्मिक क्षेत्र में कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षित किया और कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित करवाई। इस संगति में महायान महायान बौद्ध धर्म को दार्शनिक आधार मिला। अश्वदीप जैसे विद्वान उसके दरबार से जुड़े थे और कला के क्षेत्र में गांधार्य कला का उत्कर्ष हुआ। जैसे यूनानी शैली के प्रभाव में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ और भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन था। आर्थिक दृष्टि से कनिष्क ने सिल्क रूट को नियंत्रण किया जिससे भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य और चीन से बढ़ा। उसके स्वर्ण सिक्के आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है। इस प्रकार कनिष्क का शासनकाल राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक समन्वय और आर्थिक उन्नति का प्रतीक था। सातवाहन शासकों के प्रशासनिक और आर्थिक योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। सातवाहन शासकों ने उत्तर मौर्य काल में दक्कन क्षेत्र में एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उनका क्षेत्र विकेंद्रीकृत था जिसे प्रांतीय प्रशासन को महत्व दिया गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजा सर्वोच्च सत्ता था, परंतु अमात्य और सामंतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। भूमि अनुदान प्रणाली का विकास हुआ जिससे आगे चलकर सामंतवादी की नींव रखी। आर्थिक रूप से सातवाहन काल में कृषि, शिल्प और व्यापार का संतुलित विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रमाण पेरिप्लस और प्लिनी के विवरण से मिलते हैं। सातवाहन शासकों ने सीसा और तांबे के सिक्के जारी किए। धार्मिक सहिष्णुता सातवाहन शासन की विशेषता थी। उन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध दोनों संस्थाओं को संरक्षण दिया। ठीक है। इस प्रकार सातवाहन शासकों ने दक्कन और राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि बनाई। अब है शुंग काल को वैदिक पुनरुत्थान का काल क्यों कहा जाता है, उत्तर को सांस्कृतिक समन्वय का काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है तो पढ़ लेते हैं इसको। उत्तर उत्तर मौर्य काल को सांस्कृतिक समन्वय का काल कहा जाता है क्योंकि इस समय भारतीय, यूनानी और मध्य एशियाई संस्कृतियों का संगम हुआ। विदेशी शासकों ने भारतीय परंपराओं को अपनाया और उन्हें नई अभिव्यक्ति दी। गंधार कला में यूनानी अर्थवाद और भारतीय अभिव्यक्ति आध्यात्मिकता का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। सिक्कों पर द्विभाषी लेख, विदेशी देवी देवताओं का समावेश और वास्तुकला में नए तत्व इसी समन्वय के परिणाम है। धार्मिक क्षेत्र के महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ जिसने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और इस प्रकार उत्तर मौर्य काल भारतीय संस्कृति को अधिक व्यापक और समृद्ध बनाता है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। शुंग काल को वैदिक पुनरुत्थान का काल क्यों कहा जाता है। शुंग काल को वैदिक पुनरुत्थान का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय ब्राह्मण धर्म और वैदिक परंपराओं को पुनः संरक्षण प्राप्त हुआ। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जो वैदिक परंपरा का प्रतीक था। पतंजलि के महाभाष्य के ब्राह्मण धर्म के संरक्षण मिलते हैं। शुंग काल में ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा प्रारंभ हुई। हालांकि बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र के बाद बौद्ध विरोधी बताया गया है, परंतु भारहूत और सांची स्तूपों का निर्माण यह दर्शाता है कि धार्मिक सहिष्णुता भी विद्यमान थी। अतः शुंग काल को वैदिक परंपराओं के पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त गुप्त वंश की स्थापना।